हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में आपका तिरंगा इंस्टीट्यूट टीकमगढ़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर तिरंगा इंस्टीट्यूट टीकमगढ़ की ओर से आज लेकर आया हूं संख्या पद्धति का तीसरा पार्ट्स। तो देखिए दोस्तों, इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होता है। यदि क्वेश्चन समझ में आ जाए ना, तो कोई भी क्वेश्चन मैथ का ऐसा नहीं है जो आप ना कर सको। तो चलते हैं सबसे सिंपल क्वेश्चन को लेकर के। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त है। क्योंकि दोस्तों 8 से पूर्णतः विभक्त, तो 8 से वो संख्या पूर्णतः विभक्त होती है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जिस संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभक्त हों। यदि लास्ट के 3 अंक 8 से विभक्त होते हैं तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होती है। परंतु यदि इसी के स्थान पर पूछ लेते कि 4 से पूर्णतः विभक्त, तो दोस्तों जब 4 से विभक्त होती है तो लास्ट के 2 अंक 4 से विभक्त होना चाहिए, तो वो पूर्ण संख्या विभक्त मानी जाती है। परंतु यदि 8 से पूछी है तो 3 अंक लास्ट के विभक्त होना चाहिए। अब इधर पे कोई भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम सेकंड ऑप्शन उठाते हैं, सेकंड ऑप्शन में यदि हम देखें दोस्तों कि इधर पर लास्ट में कितने हैं दोस्तों, 464। यदि ये 464 8 से विभक्त होते हैं तो पूर्णतः संख्या विभक्त हो जाएगी। देखिए 8 पंचे 40, 6 बचे 8 अटंजन 64। अब चूंकि दोस्तों इधर पे हम देखते हैं कि ये वाले जो 464 हैं, लास्ट के 3 अंक हैं, ये 8 से पूर्णतः विभक्त हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या जो है ये 8 से विभक्त होगी। परंतु अन्य ऑप्शनों में ऐसा नहीं है कि उसके लास्ट के 3 अंक 8 से पूर्णतः विभक्त हों, अतः अपना आंसर यही बी नंबर का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 36 से पूर्णतः विभक्त है। यदि कोई संख्या 36 से पूर्णतः विभक्त होती है तो हमको इसका ध्यान रखना है कि जब अगर ऐसी संख्या का निकालेंगे, और अगर हम देखते हैं कि अगर चारों ऑप्शनों को 36 से विभाजित करके चेक करें तो इतने में बहुत सा टाइम निकल जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि जिससे पूछी है 36 के गुणनखंड निकालते हैं। ऐसे जिसके पूछी है कैसे विभाजित है तो उसके गुणनखंड निकालना, और गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अभाज्य संख्याओं से ऐसे गुणनखंड निकाल लेते हैं, सभी लोग जानते होंगे। अब इधर पे देखना है कि इधर पे जिसके जोड़े बन रहे हैं उनका आपस में गुणा कर देना है। 2 दूनी 4 और तीतर का 9। चूंकि अगर देखते हैं कि इसके जो 2 गुणनखंड आए हैं, वास्तव में तो गुणनखंड ये है लेकिन ऐसा बना लेना है, तो वे 4 और 9 आए हैं। मतलब अगर कोई संख्या 36 से विभक्त है तभी होगी जब वो संख्या 4 और 9 से विभक्त हो। अगर संख्या 4 और 9 से विभक्त है तो वो संख्या 36 से भी विभक्त होगी, ये ध्यान रखना है। तो देखिए 4 और 9 से कब विभक्त होती है संख्या, तो देखते हैं दोस्तों कि संख्या 4 से विभक्त कब होती है। तो 4 से विभक्त तो हम जानते हैं, अभी हमने बताए थे पहले वाले क्वेश्चन में, कि जब लास्ट के 2 अंक संख्या के विभक्त हो रहे हो 4 से, तो वो पूर्ण संख्या 4 से विभक्त होगी। तथा अब देखते हैं तरफ कोई भी ऑप्शन उठाते हैं, जैसे हम लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। लास्ट वाले ऑप्शन में जो लास्ट के 2 अंक हैं, लास्ट के 2 अंक क्या है दोस्तों, 76। अब चूंकि 76 तो 4 से विभक्त होते हैं, 4 एकम 4, कितने बचे दोस्तों, 36, 4 नम 36। अगर हम देखते हैं कि ये 4 से पूर्णतः विभक्त है, लेकिन अब 9 से भी विभक्त चाहिए, तभी वो 36 से विभक्त मानी जाएगी। तो दोस्तों 9 की क्या होती है, एक तरीका होता है 9 का, कि 9 से विभक्त संख्या तब मानी जाती है जब उसके सभी अंकों का योग, जितने भी उसमें अंक आए हैं उन अंकों का योग 9 से विभक्त है, तो वो संख्या भी 9 से विभक्त होगी। अब चूंकि इधर पे देखें कि जो अंक आए हैं वो क्या क्या आए हैं दोस्तों, इधर पे देखना, इधर पे अंक आए हैं दोस्तों 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6। अब इनका टोटल करते हैं दोस्तों, 5 5 10, 4 14, 14 6 20 और 7 27। अब हम जानते हैं कि ये 27 जो हैं ये कितने से विभक्त हो जाते हैं, 9 से विभक्त हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब इनके अंकों का योग 9 से विभक्त हो रहा हो तो वो 9 से विभक्त संख्या है, तथा इसके लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभक्त है तो वो पूर्णतः संख्या 4 से विभक्त है। अतः यही ऑप्शन शायद सही अपना हो गया, क्योंकि 4 और 9 से यदि संख्या विभक्त हो रही है तो वो संख्या 36 से भी विभक्त होगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब इतना करेंगे तो डायरेक्ट 36 का भाग दे देंगे, तब तक तो निकल ही आएगा। फ्रेंड्स ये इसी के लिए नहीं है, ये हर जगह लागू होता है। और जब पेपर में 36 की जगह पर कोई भी संख्या 74, 86, 81 भी दे सकते हैं, 108, 1200 कुछ भी दे सकते हैं, तो उस सभी की कंडीशन इसी प्रकार अप्लाई की जाती है। ये संख्या पद्धति अध्याय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है संख्या 3, 5, 6
स्टार और 7 2 1 2 में स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ताकि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। चूंकि संख्या हम देखते हैं कि 3 5 6 और स्टार है, फिर 7 2 1 2 है। अब चूंकि जो ये संख्या है दोस्तों 11 से विभक्त कोई संख्या तब मानी जाती है, एक तो हम किसी भी ऑप्शन को इधर पर रख सकते हैं और 11 से पूरी संख्या में भाग दें, यदि भाग चला गया तो वो स्थान आ जाएगा। लेकिन इतना टाइम थोड़ी है कि चारों ऑप्शन रखें और इसके बाद उसमें विभाजित करें ताकि समय निकल जाएगा। तो दोस्तों संख्या 11 से विभक्त तब होती है कोई भी, जब इसके सम स्थानों और विषम स्थानों का अंतर या तो 0 हो या 11 हो, तब वो संख्या 11 से विभक्त मानी जाएगी। अब कैसे दोस्तों, ये विषम स्थान है, पहला वाला विषम होता है, ये सम है, ये विषम है, ये सम स्थान है, ये विषम है, ये सम स्थान है, ये विषम है, ये सम स्थान है। चूंकि विषम स्थानों का योग अलग करना है, इनका योग करते हैं तो देखिए 6 और 3 9 और 9 और इस 9 में कितने जगह जुड़ेंगे दोस्तों, 7 9 7 कितने 16, 16 1 कितने हो जाएंगे 17। और सम स्थानों का अलग टोटल करेंगे दोस्तों, इनका देखते हैं टोटल कितना। तो देखना है इधर पे 5, इधर पे संख्या है नहीं है, मालूम नहीं है संख्या, यहाँ तरफ 5 5 के बाद कितने जुड़ेंगे 2 5 2 7 7 2 9। चूंकि 9 में इधर पे भी अभी संख्या है नहीं है, इधर पे कोई संख्या यदि होती तो जुड़ती, अब मालूम ही नहीं है क्या है। लेकिन यदि विषम स्थानों और सम स्थानों का जो योगों का अंतर है, यदि वो 0 आता है या 11 आता है या कोई 11 का गुणज आता है, तो वो 11 से संख्या विभक्त मानी जाएगी। लेकिन इधर पे तो क्या रखें ऐसा कि या तो इसको घटाने पर 0 आए या 11 आए या कोई भी 11 का गुणज आए, 22 33 44 कुछ भी। तो इधर पे दोस्तों ऑप्शन के आधार पे हम दे सकते हैं कि 8 रखते हैं अगर, तो 9 8 17 हो जाएंगे, फिर 17 में से 17 घटेंगे 0 आ जाएगा। अभी कहा गया था कि या तो 0 आना चाहिए या आना चाहिए दोस्तों क्या, 11 का गुणज। अतः हम कह सकते हैं कि 8 रखने पर ऐसी संख्या ही बन जाएगी जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसी प्रकार 13 का और 9 का किसी भी संख्या के स्टार लगकर आ सकता है। ये सबसे सरल क्वेश्चन माना गया है संख्या पद्धति अध्याय का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि m पे घाती n बराबर 343 हो तो n पे घाती m का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों। इधर पे देखना है कि m पे घाते n बराबर जो दिए हैं वो 343 दिए हैं। अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन में तो 343 क्या कुछ होता है, किसी का वर्ग या घन होता है, तो हम जानते हैं कि 7 का घन होता है। अगर इसको ध्यान से देखें तो इधर पे m की तुलना 7 से कर सकते हैं और n की तुलना 3 से कर सकते हैं। m बराबर 7 तो n बराबर कितना 3। तो इसी प्रकार उन्होंने पूछा है कि n पे घाते m का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि जब n पे घाते m का मान पूछा है, n का मान 3 है, m का मान 7 है, मतलब 3 पे घाते 7 का मान पूछा है और 3 पे घाते 7 का मतलब हो सकता है 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार दोस्तों 7 बार। चूंकि जैसे ही ये 7 बार रखते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर 2187 आएंगे और जो अपना क्या आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सरलतम रूप है जो तुलनात्मक रूप से किया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स ये अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 5वां, ये वास्तव में क्वेश्चन शैली का अध्याय का है, लेकिन इसी अध्याय में समझते हैं। इसमें बूढ़मास के नियम का ध्यान रखना है। बूढ़मास के नियम में क्या होता है कि पहले का को करते हैं हल और का के स्थान पर गुणा लगा देते हैं, फिर भाग को करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को करते हैं। हमने नियम बूढ़मास के नियम में बताया था पहले वीडियो में। इधर पे देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, इधर पे कि 12 रखेंगे, 12 है और का की जगह पे क्या लगा देंगे दोस्तों गुणा लगा देंगे। इस गुणा को हल किया जाता है इस वाले गुणा से भी पहले, यदि कोई दूसरा गुणा चिन्ह लगा रहता है प्लस लगाएंगे। और इसमें ध्यान रखना है पहले छोटा कोष्ठक को हल करते हैं, इसलिए 18 भागे इधर पे जी जय कहते हैं लिखेंगे 3.6 का 1.2 भागे 4 प्लस इधर पे पहले छोटे कोष्ठक को हल करेंगे दोस्तों। ये छोटा कोष्ठक है, छोटे कोष्ठक में हम देखते हैं कि सबसे पहले इसको हल करते हैं 36 में से 19.08 घटाएंगे। जब 19 में से 36 में से 19.08 घटाएंगे तो दोस्तों हम जानते हैं कि देखना ऐसे घटाना पड़ता है। इधर पे बताते हैं 36 इधर पे लगा है दशमलव इसमें और इसमें से कितने घटाना है 19.08। क्योंकि इधर पे 0 मान सकते हैं, इधर पे घटाते हैं कितने बचे हैं, इधर पर आ जाएंगे अपने 2, इधर पे आ जाएंगे हासिल कितने हो जाएंगे इधर पे 9, इधर पे बचेंगे 16.92। अब यही 16.92 अपने इधर पर रख देते हैं 16.92। अब चूंकि छोटा कोष्ठक गायब हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर का सॉल्यूशन सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं इसके मंझले वाले कोष्ठक पर, लेकिन इसका गुणा करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए इसका गुणा कर देते हैं 12 ×
36 प्लस इधर पे 18 भागी लगाएंगे ज्यों कहते हो। अब इसके अंदर वाले को इतने को हल करना है दोस्तों। जब इतने को हल करेंगे तो इसमें ये देखना है कि सबसे पहले का करेंगे हल, तो इसमें 1.2 का गुणा होगा 3.6 में, क्योंकि इसका गुणा होगा बाद में भाग होगा, पहले जीव का वाला गुणा होता है हमेशा। तो जब इसका इसमें गुणा होगा तो कितने आएंगे 4.32। इधर पे रखते हैं कितने आएंगे 4.32। अब भागे लगाते हैं, जब कहते हैं 4 लिखते हैं प्लस कितने 16.92 रखते हैं। अभी मजला कोष्टक ये वाला चलेगा दोस्तों। आगे देखते हैं कि 36 प्लस करते हैं, इधर पर 18 भागे करेंगे। अब इधर पे इसका इसमें भाग देंगे। अब चूंकि इधर पे भाग दे रहे हैं तो देखना 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, इसका ऐसे भाग दे दिया और जी वाले ज्यों के त्यों लिख देना है 16.92। अब इसके बाद अब ये भी मजले कोष्टक के अंदर वाली चीज हल नहीं हुई है, अतः पहले उसी को ही हल करेंगे। तो इसको अब दोस्तों जोड़ देंगे। जोड़ने पर कितने आएंगे जी 18। कितने आएंगे 18। अब क्या करेंगे, अब वो मजला कोष्टक गायब ऑटोमेटिक हो गया। जैसे ही कोष्टक के अंदर एक संख्या बचे कोष्टक को हटा देना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को भाग करेंगे, क्योंकि अब बड़े कोष्टक को हल करना है। तो 18 एकम 18, अब ये जुड़ जाएंगे 36 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों 37। ऐसे करते हैं बोर्ड मास के नियम पर आधारित क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या के 40% में 40 से भाग दिया जाए। अब संख्या मालूम नहीं है, हमने पहले वाले वीडियो में भी ऐसे 1-2 क्वेश्चन कराए थे। तो इधर पे संख्या को हम मानते हैं संख्या पद्धति वाले अध्याय में x। संख्या के 40% में, संख्या का कितना 40%, संख्या के 40% में यदि 40 से भाग दे दिया जाए तो प्राप्त होते हैं, प्राप्त मीन्स बराबर कितने होते हैं 40 प्राप्त होते हैं। और जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1 है। इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इधर पर। तो इधर पे देखेंगे कि x का के स्थान पर गुणा प्रतिशत बटे में 100 आएंगे और इसका इधर पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 को 1600। चूंकि इधर पे 0 से 0 काट दें, इधर पे काट दें 4 को 16, तो ये गुणा कर देंगे इधर पे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4000। ये क्या आ जाएगा दोस्तों अपनी वो संख्या आ जाएगी जिसका 40% में यदि 40 से भाग दे दिया जाए तो कितने होते हैं प्राप्त 40 प्राप्त होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a प्लस बी बराबर 12 तथा a इंटू बी बराबर 13 हो तो a और b का अनुपात क्या होगा। अगर हम इसको इसका इससे a का मान निकाल के इसमें रख दें या इससे कोई भी तरीका अपनाए तो इससे क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तब बीजगणित वाले अध्याय में इसमें देखना है कि संख्या पद्धति में बीजगणितीय सूत्रों का उपयोग होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो समझ लेना कि बीजगणितीय सूत्रों का उपयोग हो रहा है। अब चूंकि एक सूत्र हमने लिखा था, शायद नहीं लिखा हो तो देख लें। इधर पे एक सूत्र बनता है दो सूत्रों को मिला करके कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ये बनता है। अब चूंकि इधर पे a प्लस बी का मान दिया नहीं है तो जो कहते हैं रख दें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें a और b का अनुपात निकालना है। a और b का अनुपात तब निकलेगा जब a और b के मान ज्ञात हों। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कहते हो माइनस इसका मान दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना दिया 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर पे रखेंगे 4ab का मान दिया है कितना दिया है 13, ये मान रख देना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 144 हो जाएंगे इधर पर बराबर 13 चौको 52। ये 144 तरफ जाके जब 52 में जुड़ जाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितने हो जाएंगे 196। अब चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 196 तो a प्लस बी बराबर अंडर रूट 196, क्योंकि वर्ग का चिन्ह इस तरफ जाएगा वर्गमूल में बदल जाएगा और इसका मान होता है कितना 14। अतः हम कह सकते हैं इधर पे कि जो a प्लस बी बराबर निकला वो 14 निकला और जो a माइनस बी दिया था हमको वो 12 दिया था। इसको विलोपन या किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। चूंकि विलोपन से कहते हैं b से b कट जाएंगे, 2a इक्वल टू कितने हो जाएंगे दोस्तों जुड़ जाएंगे जी कितने हो जाएंगे 26। तो a बराबर कितना आ गया 13। जैसे ही a का मान निकला तो इधर पर रख देंगे पहले वाले समीकरण में, तो इधर से b का मान निकलेगा। b का मान कितना निकलेगा इधर पर 13 रख देंगे, 14 माइनस 13 हो जाएगा 1। चूंकि जब जैसे ही ये मान निकले उन्होंने पूछा था a अनुपात b बराबर क्या होगा, तो a का मान 13 निकला, b का कितना निकला 1, तो आंसर कह सकते 13 अनुपात 1। चूंकि ये किसका आंसर आ गया अपना जी आ गया a अनुपात b का मान। ठीक है ना दोस्तों।
तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए हैं जो इस संख्या पद्धति का तीसरा वीडियो था। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को धीरे धीरे नहीं समझा पाते हैं इसमें, क्योंकि इधर पे वीडियो बड़ा होने लगता है। अतः इसका विस्तारित रूप तो कोचिंग में ही बताया जा सकता है, परंतु इस लॉकडाउन के चलते अभी इस समय को सदुपयोग करना है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जहाँ जो समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और आपका तिरंगा परिवार आपका तब तक साथ देगा जब तक आप अध्ययनरत हैं। जैसे ही आप अध्ययनरत से हटते हैं, तिरंगा परिवार आपसे भी हट सकता है। इसीलिए हमेशा इस समय का सदुपयोग करें और किसी भी क्वेश्चन में जो भी डाउट हो हमें तुरंत सहयोग बताएं तथा अपना सॉल्यूशन पाएं। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।